रुक जाओ। ठीक है, ठीक है ना। Hello, good morning everybody. Myself Pawan Shah, Director Vijay Study Circle, welcomes all of you in this live class. This live class is for the foundation batch for the JPSC coming JPSC examination. और इस क्लास में आज शुरुआत करेंगे हम इंडियन पॉलिटी की। सबसे पहले जहां हमने कल बात रखी थी कि ये फाउंडेशन बैच है, मींस कि इसमें सारे डिटेल्ड हम लोग जाएंगे और अकॉर्डिंग टू हम लोग का फोकस रहेगा जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या कवर होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इस इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के साथ आपके जितने भी स्टेट पीसीएस प्लस थर्ड ग्रेड के जो एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी वगैरह या फिर जेएसएससी, वो सारे इसके अंतर्गत कवर होंगे। साथ ही एक मेजर पोर्शन यूपीएससी का भी कवर होगा, लेकिन इसको यूपीएससी से अलग रखे हैं इस वजह से कुछ चीजें यूपीएससी में अलग भी हैं जो अलग पढ़ना होता है, जो इसके परव्यू के बाहर है। तो बेस हमारा जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेगा और साथ ही अन्य एग्जामिनेशन भी आपके तैयार हो जाए। ये फाउंडेशन है, मींस कि कोई भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन यानी बेस तैयार होगा और उस बेस तैयार होने के साथ साथ उसके पूरी मकान तैयार होगी, जितने भी हैं तथ्य वो भी आपको जो है इसमें मिलेंगे। आप सबसे बस यही कहना है कि आप रेगुलर रहें। रेगुलर रहेंगे तो तैयारी परफेक्ट होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक ट्रिक है और इस ट्रिक को नहीं समझेंगे तो बार बार आप प्रिलिमिनरी में उलझेंगे। सबसे ध्यान रखिए कि अनएक्सपेक्टेड प्रिलिमिनरीज में ही होता है, मेंस में अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता और इंटरव्यू तो केवल रैंक दिलाता है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रीलिम्स में होता है और ऐसी दुर्घटना जो नहीं होने का वजह यह है कि आपकी फाउंडेशन सही नहीं होती है। तो शुरुआत हम करना चाहेंगे पॉलिटी की। उससे पहले आप में से कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं शायद बेसिक नहीं पता हो, तो मैं बेसिक बता दूं कि पॉलिटी का जेपीएससी पीटी में क्या स्थान है। पेपर 1 के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी है पेपर 1, और इस पेपर 1 के अंतर्गत आपके पॉलिटी के साथ साथ जेपीएससी में पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ऐड है, पॉलिटी एंड पीए दोनों ऐड है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी मिलाकर के यहां पे टोटल 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हुए, 10 क्वेश्चंस दिए गए। अगर आप स्पेशली बात करें 10 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि आपके 20 मार्क्स के। इस 10 क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरा देखिए। पॉलिटी के लिए 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 क्वेश्चंस आपके दिए गए हुए। तो अब ध्यान रखिए आप कि ये जो हमारे सिलेबस है उसमें मार्किंग के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कम दिख रहा है, लेकिन आप अच्छी तरह देख चुके हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि क्या एक एक मार्क्स का वैल्यू होता है, एक एक मार्क्स के क्या वैल्यू होती है। दूसरी बात कि आपका ये पॉलिटी में भले 6 क्वेश्चंस दिए गए हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल्ड। तीसरी बात क्या है कि इसको जो आप डिटेल पढ़ेंगे ये आपको हेल्प करेगा मेंस में। हालांकि मेंस का अप्रोच अलग होता है, लेकिन जो उसका फैक्चुअल पार्ट है उसमें मेंस हमको हेल्प करता है। तो इसलिए इस पॉलिटी की अनदेखी हम नहीं कर सकते। प्लस पॉइंट केवल क्या है कि ये जीएस का सबसे आसान सेक्शन में
माना जाता है। इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ जनरल स्टडी। इजीएस्ट इन द सेंस कि हमारे आसपास जो भी होते हैं उन्हीं घटनाक्रम बराबर अखबारों वगैरह में आता है और आप परिचित भी होते हैं, तो इस हिसाब से यह बहुत कठिनाई भरा नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का रहता है। देखिए, ट्रेंड बदला है जेपीएससी का भी। जेपीएससी का नेचर जो पीटी का है, पिछले बार भी देखें और 7 to 10th में भी देखें, आप इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए आप कि अब ये थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ कुछ क्वेश्चंस रुझान वाले अब पूछे जाने लगे। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको ध्यान रखिए। पहले तरह के क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड, तथ्य आधारित, फैक्ट्स आधारित, फैक्ट बेस्ड, और आर्टिकल बेस्ड जिसको कहें, वो पहले प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, अवधारणात्मक होते हैं। फैक्ट बेस्ड का मतलब, मान लीजिए कि पूछा कि समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, सोशलिस्ट सेकुलरिज्म, ये किस संविधान संशोधन से प्रीएम्बल में जोड़ा गया, इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट बेस्ड कि इनमें से समाजवादी का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट आउट ऑफ दिस, ऐसे करके 4 ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से छांटिए। यूपीएससी के ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से रहते हैं, जेपीएससी भी अभी इस तरफ जा रही है। तीसरे तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट प्रभावित होते हैं। करंट रहते टेक्स्ट से ही है लेकिन करंट प्रभावित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन हमको पढ़ना है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में फैक्चुअल जो जानकारी है कॉन्स्टिट्यूशनल की, भाई इसके लिए आर्टिकल 324 है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, अन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका टर्म क्या होता है, इसका फंक्शन क्या, ये ट्रेडिशनल है। लेकिन अब इलेक्शन से रिलेटेड एक इशू आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्शन रिलेटेड हो गया, तो देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में पूछे। अब इसको हम करंट में रखें कि इसको हम पॉलिटी में रखें, आप जिधर भी रखिए, उसको आप करंट में भी रख सकते हैं, आप पॉलिटी में भी रख सकते हैं। तो जो करंट में चर्चा में रहता है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले जो क्वेश्चन आते थे जेपीएससी में, फर्स्ट टू लेकर आप 5 तक देखें, वो ज्यादातर फैक्चुअल ही होता था, आर्टिकल बेस्ड होता था। जो आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम है उसे थोड़ा बेटर होता था बस। लेकिन अब जो है आप 6th के बाद देखिए, 7 to 10th, और इसमें भी आप देखिए, और फिर अभी आप सीडीपीओ का भी क्वेश्चन देखिए, तो आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, सो जरा देखिए। इंटरेस्टिंग क्या है कि हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ है, आपके जेपीएससी में 2 क्वेश्चन पंचायती राज से। पंचायती राज एक टॉपिक है और उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जो अब पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, कंपटीशन पास करने के लिए। उतना ही नॉलेज चाहिए जिससे कि उस कंपटीशन को क्या कर सके, पास कर सकते। पॉलिटी में 6 महीना भी क्लास ली जा सकती है, तब भी कंप्लीट नहीं होगा, इतना अनंत है। लेकिन वो व्यवहारिक होगा, 6 महीने का तो कोर्स ही है। तो इसलिए हम लोग वो चीज पढ़ रहे हैं जो कि कंपटीशन में आता है, उतना ही नॉलेज चाहिए, और पास कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, यही लक्ष्य शुरू से रहना चाहिए। तो यहां पर गौर करें कि 2 क्वेश्चन हमारा पंचायती राज से ही है, तो पंचायती राज टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से करना चाहिए। अभी जो लोग फाउंडेशन बैच में, टारगेट बैच का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फाउंडेशन बैच में जो लोग थे वो पंचायती राज को पूरी तरह से कंठस्थ करेंगे, 2 क्वेश्चन आया बना लिए। तो यही स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि कहां से क्वेश्चन आते हैं और कहां से आपको तैयारी करने हैं। आपने क्या पूछा है सर, व्हेन जेपीएससी मेंस फाउंडेशन क्लास विल स्टार्ट? इट वुड स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक। नाउ आई एम टोटली फ्री, अब तो मेरी ही ज्यादातर क्लास होगी, आज भी दोनों क्लास मेरी ही है। और फाउंडेशन बैच ऑफ जेपीएससी बहुत सारे मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट किए थे कि वो अपने को मानते कि पहले ही मेंस से बाहर है, इसलिए हम लोग का एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बैच को क्या कीजिएगा, शुरू कीजिएगा। तो
चूंकि सीडीपीओ का भी मेंस आज शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट वीक में आपकी जेपीएससी फाउंडेशन बैच शुरू हो जाएगी। एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा। सर डोंट टेक फ्री क्लास ऑन यूट्यूब। यस, फ्री क्लास यूट्यूब पर नहीं होती है। ये क्या है? ट्रेलर है। ट्रेलर तो दिखाना पड़ेगा ना, तब ना पिक्चर के लिए लोग क्या होंगे, आएंगे। तो ये ट्रेलर है, फ्री क्लास संभव ही नहीं है यूट्यूब पर, क्योंकि इतना डाइवर्सन है, इतने ज्यादा डाइवर्ट कर देते हैं तो कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाता है। इसलिए आपके फुल कोर्स करने के लिए यूट्यूब पर क्लासेस रेगुलर हो ही नहीं सकती, वो संभव ही नहीं है। जिस तरह के स्टूडेंट बैठ जाते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं क्लासेस को, तो वो संभव ही नहीं है। आज पहली क्लास है इसलिए यूट्यूब पर आज फ्री उपलब्ध है। हाँ, अब आइए कि अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। सिलेबस मैंने जेपीएससी का नहीं बताया, क्योंकि आज वो विषय वस्तु ही नहीं है हमारा, और आप सब सिलेबस से परिचित ही होंगे, तो इसलिए हमारा कंसंट्रेशन पॉलिटी पर ही है। अब चलिए, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अब जैसे हम आज शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, अब एक स्टूडेंट के जिसने आज शुरुआत की, इसमें हर तरह के स्टूडेंट है जो पहले भी पढ़े हुए हैं, पहले भी एग्जाम दिए हुए हैं, पहले भी फेल किए हुए हैं। आप देखें बहुत सारे अभी शुरू कर रहे हैं। तो आज जो मैं एक क्लास की शुरुआत वैसे स्टूडेंट से करनी चाहिए जिसको कि मान के चलें कि बहुत ही कमजोर है। क्लास की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? जो सबसे कमजोर है उसको ध्यान में रखकर, सबसे मजबूत को रख करके ध्यान में अगर तैयारी शुरू करेंगे तो फिर तैयारी नहीं हो पाए। जो सबसे मजबूत है उसके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाता है, और जो सबसे कमजोर है वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है। तो इसलिए ध्यान में रखकर अगर हम मान के चले कि आज पहला दिन आप शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, तो पहली समस्या आपको क्या आती है कि सिलेबस क्लियर नहीं है। पीटी का सिलेबस पेपर 1 का क्लियर नहीं है, और यह ऐसा नहीं है कि जेपीएससी में क्लियर नहीं है। हिंदुस्तान के कोई भी सिलेबस में प्रिलिमिनरी का सिलेबस डिटेल्ड नहीं होता, वो क्लोज्ड होता। वो लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज ऐसे करके लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड यूज किए गए। तो अब एक स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट है आज अगर तैयारी शुरू कर रहा है, तो अब उसको क्या पढ़ना चाहिए? अधिकतर स्टूडेंट का पहला स्टेज जो होता है, स्टेप जो होता है, वही रॉन्ग फुटेड होता है, गलत होता है। क्योंकि ध्यान रखिए सर, आपने लिखा है कि सीडीपीओ पीटी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने स्कोर अच्छा किया है। मेंस कैसे होगा? देखिए ये बात आप सीडीपीओ वाली क्लास से पूछिएगा, और कल तो हम बताए थे कि कैसे होगा। ये क्लास जिस चीज के लिए जो क्लास है उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, इसलिए ये पॉलिटी की क्लास है जेपीएससी, इसमें हम चर्चा उसी की करेंगे। और आज वो 4 बजे क्लास होगी, 2 बजे सोशियोलॉजी की क्लास है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो जैसे सिलेबस क्लियर नहीं रहने के कारण जो अधिकतर स्टूडेंट का पहला स्टेप जो होता है गलत, वो सोर्स कहां से हम पढ़ें, जैसे हम शुरुआत कहां से करें, किस चीज से पढ़ें। तो जेपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकतर स्टूडेंट को मैंने देखा है, अपवाद की बात मैं नहीं करूंगा, वही अपवाद सक्सेसफुल भी होते हैं, वो अधिकतर कोई गाइड से शुरुआत करते हैं। मतलब उनके पास जो डॉक्यूमेंट होता है, कोई गाइड, जो डिफरेंट पब्लिकेशंस के गाइड हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, वो सबसे पहले जीएस का कोई गाइड ले लिए, उससे पढ़ेंगे। गाइड वगैरह जो है ना और प्रैक्टिस सेट है ना, ये दोनों चीज लास्ट चीज है जब आप रिवीजन के मोड में आते हैं, क्योंकि आपको गाइड बहुत आसान लैंग्वेज में और बहुत शॉर्ट में चीजों को समझाया है, इसलिए आपको वो अच्छा लगता है, समझ गए। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए, कोई भी अच्छी चीज बिना मेहनत के मिलती है क्या? कोई भी चीज जो आपको सबसे अच्छा खाने में लगेगा उसका कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। जो आपको मेहनत लगेगा एक्सरसाइज करने में, उसी से आपका फिजिक बनेगा। और पास कौन करता है? जो लेबर करता है, मेहनत करता है, वही। इसलिए वो शॉर्टकट मेथड नहीं जाएगी। इंडियन पॉलिटी के लिए कई किताबें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, समय रहना तो उनको पढ़ना चाहिए। पितामह है, ग्रैंडफादर है लक्ष्मीकांत, अगर उनकी किताब को आप पढ़ लेते हैं तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है। पढ़ ही नहीं लेते हैं, पचा लेते हैं, तो वो पितामह है। क्लास प्लस लक्ष्मीकांत की किताब पर पचा लेते हैं, तब तो इंडिया का कोई भी कंपटीशन पॉलिटी से गलत ही नहीं हो, अगर ऐसा कर पाते। अब रहा शॉर्टकट, शॉर्टकट में अगर इस क्लास के साथ आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, जैसे कि समरी ऑफ एनसीईआरटी जो अलग अलग पब्लिकेशन की,
एनसीईआरटी का सार आपके पास हो, आप इवन जेपीएससी की बात करें, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं या अनपीएससी, आप क्लास के साथ जो कोई भी लूसेंट टाइप का गाइड रखे हुए किताब, उसको बुक्स बोले, वो कर लेते हैं। सबसे बेस्ट तो होगा लक्ष्मीकांत, सेकेंड पर मैं रखूंगा समरी को, और थर्ड ऑप्शन जिनके पास बहुत समय का अभाव हो तो आप लूसेंट को रख लें क्लास के साथ, तब भी आपकी जेपीएससी रिलेटेड तैयारी संभव हो जाएगी। ध्यान रखिए, तो उसमें क्या है जो टॉपिक्स दिए गए हुए हैं, वो टॉपिक्स क्लियर दिए गए हैं, सभी चीज को कवर करता है। हमारा जेपीएससी में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब आप क्या समझे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब अगर आप नए स्टूडेंट है तो नहीं समझे, अगर पुराने हैं तो सबका आधे अधूरे समझे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस बनाना होगा, जो कि इन्हीं किताबों, जो मैंने ऑथेंटिक किताब का, इस पर आधारित सिलेबस होगा। उस सिलेबस के बाद हम लोग को मैटर पर चलना होगा। तो सब देखिए, इंडियन पॉलिटी सिलेबस सर 110 में उम्मीद है, सीडीपीओ में देखिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है सबको उम्मीद है, हम या कोई भी एक संभावना ही बताते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं बता सकते कि ऐसा ही होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो मेरे अनुमान के अनुसार थोड़ा कम है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो किस कैटेगरी में, इस पर डिपेंड करता है। तो अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, रिजल्ट आ ही जाएगा, तो देख लीजिए। और ये तैयारी तब तक होनी चाहिए जब तक कि आपकी मंजिल नहीं मिल पाए। हो सकता है कि कहीं असफलता मिल जाए, तो उस असफलता से घबराना नहीं है, जब तक आप अपनी जर्नी को जारी रखिएगा। होता है ना, रास्ते में गाड़ी से जा रहे हैं, टायर पंचर हो गया, ट्रेन पटरी से उतर गई, लेकिन मंजिल पर तो जाती ही है ना। तो उसी तरह से ये पीटी या कोई भी एग्जाम में सेटबैक लगता है, तो फिर उसको रोकना नहीं चाहिए, जर्नी को फिर शुरू करना चाहिए। अभी जो लोग मेंस दे रहे हैं, फाइनल तो 342 का ही होगा ना, फिर तो 7,500 के करीब वापस तो पीटी ही देंगे ना। तो उनकी स्थिति को समझिए, आपसे आप एक स्टेप आगे थे, फिर भी तो बैक टू पेवेलियन होना होगा। तो इसलिए कंपटीशन में ध्यान रखिए कि कभी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, सफलता होने से थोड़ी सी जो है दुख तो होता ही है, लेकिन फिर से तैयार होना। तो सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी जो टॉपिक्स में दूंगा, ये फाउंडेशन बैच का टॉपिक है। इसका मतलब है कि इससे डिटेल कुछ नहीं हो सकता, इससे डिटेल कुछ नहीं हो सकता, और इसी डिटेल में हम लोग चलेंगे एक एक करके। तो सब सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण, ऑब्लिक संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। थर्ड टॉपिक लिखिए, नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। चौथा टॉपिक लिखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर लिखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशकता। तो देखिए, जो करंट की हम बात की है, अब जितना टॉपिक लिखे हैं, अगर मुझे बोलिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा तो ये होगा, क्योंकि अभी ये चर्चा में है, कॉमन सिविल कोड चर्चा में है। तो टॉपिक तो आप लिख रहे हैं, फिर एग्जाम में सारे टॉपिक से तो पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसको 6 क्वेश्चन पूछना है और टॉपिक हो जाएगा 22-23। तो चांस किसका बन जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वैसे ऑब्जेक्टिव में गेस होता नहीं है, लेकिन एक संभावना बनती है कि भाई इधर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। गेस तो मेंस में होता है, तो मेंस में भी ये गेस है।
क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है। फंडामेंटल राइट वगैरह तो कोर टॉपिक है पॉलिटी का, वो कभी भी पूछ सकता है। और ये जैसे बताया कि ये बेस भी आपका बना रहा है कि मेंस में भी आपको ये सब चीज पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। उसके बाद लिखिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यकारिणी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में एबीसी करके दीजिएगा। ए में लिखिएगा केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधायिका। बी में लिखिएगा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और सी में लिखिएगा न्यायपालिका, जुडिशियरी। एक प्रश्न आया कि सर मैं फुल साइंस बैकग्राउंड से हूं और मुझे जेएसपीएससी निकालना है, हिस्ट्री पॉलिटी ये हो पाएगा? देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं आर्ट्स में, अगर वो पढ़ना ठीक से चाह जाए, क्योंकि उनके पास वो अंतर्दृष्टि होती है, वो चीजों को पढ़ने की अलग होती है। हाँ, उनको भय जरूर होता है क्योंकि उनका साइंस बैकग्राउंड होता है, तो हिस्ट्री पॉलिटी इन सब के बारे में इतना चीज सुने रहते हैं, फैक्चुअल है, रटना पड़ेगा, नहीं होगा, मेंस की बात करें लिखना बहुत पड़ेगा, तो वो एक डर आशंका होती है। उसी तरह की आशंका जैसे कि आर्ट्स वालों को होती है किसके प्रति? साइंस। साइंस सुन के ही उनको पसीना आ जाता है। अभी आर्ट्स वाले से पूछिए कौन पेपर में मेंस में दिक्कत है, तो उनको 6 पेपर में बिना देखे हुए कि साइंस है, अरे वाह, उसी को देख करके क्या है, जैसे कि कोई फास्ट बॉलर आ रहा हो कि अब मुंह तोड़ देगा, इसी तरह से डर हो रहा है। वो केवल डर है। सीखना चाहे तो साइंस वाले आर्ट्स जल्दी सीख जाते हैं, आर्ट्स वालों को थोड़ा साइंस में, चूंकि वो टेक्निकल रहता और इसी वजह से वो छोड़ दिए थे साइंस। अपना एग्जाम का जो कंपोजिशन है उसमें बैलेंस थोड़ा आर्ट्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ज्यादातर सेक्शन किसके हैं? आर्ट्स के। इसी सिलेबस में अगर आप देखिए तो साइंस का है ही कितना क्वेश्चन, अगर आप दोनों क्वेश्चन को मिला दीजिएगा तो टोटल तो साइंस का 15 ही क्वेश्चन है ना। साइंस टेक्नोलॉजी है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से आपका 3 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन साइंस टेक से, तो टोटल 15 क्वेश्चन है। 100 में 15 क्वेश्चन है केवल साइंस से। 85 क्वेश्चन पेपर 1 का आपका आर्ट्स से ही, और पेपर 2 तो टोटल आर्ट्स ही है झारखंड। तो इस वजह से बैलेंस थोड़ा आर्ट्स की तरफ झुका हुआ है। तो आपका साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स हो, मान लीजिए किसी का आर्ट्स ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बीए आप कैसे किए, आप याद कीजिए, हंसते खेलते रट करके 10 क्वेश्चन जाकर क्या किए, लिख दिए आराम से। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा तो लड़ भी लिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, गेस क्वेश्चन नहीं आया। तो बीए चाहे आर्ट्स से करिए, साइंस से कीजिए या बीएससी कीजिए, केवल आपने डिग्री लिया है, उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, साइकोलॉजिकल है। असली पढ़ाई तो अब शुरू हो रही है, इसलिए कोई भी बैकग्राउंड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। नेक्स्ट लिखिए राष्ट्रपति, अगला टॉपिक लिखिएगा राष्ट्रपति। देखिए, आप तो इतने मेच्योर हैं, पूछेंगे सर हाईकोर्ट का डिसीजन क्या आएगा? हम बता सकते हैं कि हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आएगा? कोई बता सकता है कि हाईकोर्ट क्या डिसीजन देगी? आप लोग बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इसी के कारण ये जो हमारा सब्सक्राइबर कम रहता है, बाकी लोग बता देते हैं कि क्या आएगा डिसीजन, और हम नहीं बता पाते। हम सीधी सीधी बात आपको बोलते हैं कि हम नहीं बता पाएंगे, एग्जाम कब होगा हम ही नहीं बता पाएंगे। तो वो केवल क्यूरियोसिटी को फैलाते हैं लोग। कैसे बता सकते हैं कि जज क्या जजमेंट देगा? जज क्या देगा वो जज जानता है, कानूनी चीज की भी जानकारी नहीं है कि इतना बता दे कि वकील है कि इसमें से ये सेक्शन होगा, ये होगा। और कई बार वकील भी सरप्राइज रह जाता है जज का डिसीजन देख के। इसलिए उसका डिसीजन छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। आपका जो काम है, अभी लोग 3 दिन पहले तक बोल रहे थे एग्जाम नहीं होगा, एडमिट कार्ड दे दिया तो अब बोल रहे हैं कि हो सकता है एग्जाम हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट बचा हुआ है। चैनल देख रहे हैं, अरे तो पहले से पता है कि हाई कोर्ट बचा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट भी बचा हुआ।
तो आपका काम क्या है, आपको उस पर ध्यान मत दीजिए, जो होना होगा होगा, आप पढ़ाई करते रहिए। यही चीज तो है कि आपका जो ड्यूटी है वो काम कीजिए, जिसका जो टाइम काम है वो करे। यहां उल्टा हो रहा है, टीचर जो है राजनीति करने रहा है, और राजनेता टीचर बन गए उपदेश देने की ये काम करो ये करो। तो ये प्रॉब्लम यहां पर है। आप लोगों को पढ़ाई करते रहना। राष्ट्रपति के बाद लिखिए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद लिखिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद। फिर लिखिए महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। फिर लिखिए सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर लिखिए पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज, संसद और उसकी समितियां। पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए न्यायपालिका, जुडिशियरी। इस जुडिशियरी में तीन तरह के जुडिशियरी दिखेंगे। ए लिखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अगला टॉपिक लिखिए फेडरल सिस्टम, परिसंघीय प्रणाली। फेडरल सिस्टम, परिसंघीय प्रणाली। देखिए अभी जो हम आपको बता रहे थे कि जेपीएससी में अब 2-3 तरह से क्वेश्चन आता है, उसमें एक नमूना ये है परिसंघीय, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल। फेडरल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल, परिसंघीय प्रणाली क्या होती है। फिर दे देगा परिसंघीय प्रणाली में इनमें से क्या क्या होता है, विच ऑप्शंस आर करेक्ट और अनकरेक्ट। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगी तब तक आप कैसे लिखेंगे। यह हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। उसी में पूछता है कि फेडरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, सेंटर स्टेट रिलेशन कहां वर्णित है। यह हो गया किस तरह का क्वेश्चन, फैक्चुअल। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में सभी लड़के समर्थ होते हैं अगर जो तैयारी करते हैं, लेकिन पहले प्रकार का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उनकी तैयारी उस तरह से नहीं रहती है। ये वन लाइनर के थ्रू तैयारी करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। तो पहले से पीटी का नेचर बदल चुका है और आपको बदलते हुए नेचर के अनुसार तैयारी करना पड़ेगा। यहीं पर लिखा आपने परिसंघीय, ऑब्लिक दे दीजिए केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। उसके बाद आइए अगला टॉपिक लिखिए संविधान में आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में आपात उपबंध, उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में आपात उपबंध। फिर आइए लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक अलग से दिया ही हुआ है पंचायती राज प्रणाली। 2 क्वेश्चन इससे आएगा ही, इसको डबल क्लिक करके रख लीजिए। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज प्रणाली। फिर लिखिए नगर पालिका, पंचायती राज प्रणाली एंड म्युनिसिपैलिटी एक साथ लिखिएगा, नगर पालिका। फिर लिखिए एससी एसटी और अल्पसंख्यकों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज। एससी एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज। इसके बाद लिखिए लैंग्वेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भाषाएं।
लैंग्वेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भाषाएं। उसके बाद आइए राज्य कार्यकारिणी लिखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी। ए में राज्यपाल, बी में मंत्रिपरिषद, गवर्नर, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सी में एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। फिर लिखिए राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेटिव, ए विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बी विधानसभा। भाई आप ही लोग क्लास देखते हैं, लिख रहे हैं एग्जाम फाइटर वाला टारगेट करता है अपना क्लास में आपको। वेरी गुड, टारगेट करना तो अच्छी बात है। टारगेट उसी को किया जाता है जिससे किसी को क्या होता है, खतरा। समझ गए ना? बाकी टारगेट क्यों करेगा? जिसका वैल्यू नहीं रहेगा उसको टारगेट क्यों करेगा? तो एक तरह से मेरा और क्या हो रहा है, प्रचार ही हो रहा है। टारगेट करना तो अच्छी बात है कि टारगेट उसी को किया जाता है जिससे किसी को क्या हो सकता है, खतरा या और भी कोई वजह। तो उन सब चीजों को मैं ध्यान नहीं देता हूं। काफी दिनों से हमारी कोचिंग है, काफी मैच्योर हूं। मेरा जो काम है मैं काम करता हूं, मेरे अपने फॉलोअर्स हैं और उस पर मैं स्टिक करता हूं। लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, कहीं ना कहीं अभी भी सीखने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति परफेक्ट है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, उस पर ध्यान देते हैं। अगर अच्छे आलोचक रहे तो अच्छी बात है, अच्छे आधारों पर आलोचना हो, कुछ पॉइंट बताया जाए तो सुधार हो सके और बेहतर है, तो उसको मोस्ट वेलकम मैं करता हूं। राज्य विधायिका लिख लिया आप। उसके बाद लिखिए केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। फिर लिखिए नेक्स्ट टॉपिक शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। लास्ट में लिखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टोटल कितना टॉपिक हुआ? ये 26 टॉपिक अगर आप करते हैं तो इंडियन पॉलिटी जो हमारा जेपीएससी और अन्य एग्जाम्स हैं, बेस जेपीएससी, उसके लिए ये पर्याप्त है। ये तो हो गया कि अब हमने पहले सिलेबस बना लिया। अब सिलेबस बनाने के बाद ही अब असली काम शुरू होगा कि अब क्या पढ़ना है। पहले ये तो हो गया। अब कंटेंट में अगर आप आएंगे तो अब आपको कंटेंट समझना और वो कंटेंट को लेना है। पूरा इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ना है, वो चीज को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में जरूरत है। आप प्रस्तावना पर ही देखिएगा तो किसी किसी किताब में 20 पेज दिया हुआ है और सारी बात प्रीएम्बल पर दी हुई है। संविधान के निर्माण जो पहला टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां भी आप देखिएगा कि ढेर सारी सामग्री है, कोई गलत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन बात है कि मेरा जो पर्पस है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये चीज है ना। इसी को बोलते हैं टारगेट ओरिएंटेड। और आपको जो आपका लक्ष्य है वो उस पर केंद्रित। तो हमको इस बात को ध्यान में रखकर मैटर को लेना है। आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा स्टेट पीसीएस का, और स्टेट पीसीएस होगा जहां पर कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया, तो आप संविधान के निर्माण को निकालिए, आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए उसको क्वेश्चन क्या आते हैं, तो आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा। तो इसलिए अब हम लोग मैटर में चलते हैं। मैटर में जाने से पहले एक बेसिक बात जान लीजिए, क्योंकि आगे हर जगह आपको सामना करना पड़ेगा। देखिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट में बनाते हैं,
फोर्थ स्टेट किसको कहा गया? चौथा खंभा भारत के संविधान का चौथा खंभा। आपने कहा प्रेस, सही कहा। तो यहां चौथा खंभा के पहले तीन खंभा और देखिए, ये तीन खंभा कौन है और तीनों खंभा के हेड। भारत के संविधान के तीन आधार हैं। सबसे पहले आता है विधायिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, जो क्लियर मेंशन है तीन आधार। चौथा लोग अपने मन से जोड़ते हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, विधायिका, दूसरा आधार होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा आधार होता है जुडिशियरी। अब मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं क्योंकि ये किसी टॉपिक में चर्चा में नहीं आएगा। तीन स्टेट हैं और लोगों ने लोकतंत्र के लिए चौथा अपने मन से जोड़ा, उसको बोला प्रेस। लोकतंत्र का चौथा खंभा क्या है? प्रेस। ये चौथा खंभा ही कमजोर हो गया बहुत, देखिए ना, इसमें नकली बालू सीमेंट मिला दिया है। एग्जिट पोल देखे थे ना, एग्जिट पोल सारे का सूर्य एक ही था। वो जानबूझकर ऐसा किए थे, ऐसा नहीं था कि उनका गलत हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल साइंस है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, इतना अंतर नहीं आएगा। ये पहली बार पता चला कि शेयर मार्केट के लिए भी एग्जिट पोल होता है। एक दिन में ही 30 लाख करोड़, देखे, अगले दिन जोश में सब लोग लगा लिया पैसा, भड़ाम से गिर गया। ये किसने किया? ये चौथा खंभा। समझ गए? लोकतंत्र के लिए चारों का काम करना सही है, तभी इस लोकतंत्र सुनिश्चित होगा। अब मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। ये आपने लेजिस्लेटिव का मतलब हो जाएगा, यहां पर केंद्र में अगर है तो आप हो जाएगा संसद, और राज्य में है तो क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट, और राज्य में हो जाएगा स्टेट असेंबली। एग्जीक्यूटिव, इसको बताने से पहले मैं आपको यह जानना चाहूंगा, मिनिस्ट्री जो होती है, मंत्री विधायिका के पार्ट है कि कार्यपालिका के? मंत्री परिषद और सरकार एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेटिव? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है। इसके मेंबर जो होते हैं मंत्री परिषद के, वो होते हैं लेजिस्लेटिव के। जैसे एमपी होगा, इधर एमएलए होगा, लेकिन जब मंत्री परिषद बन गया तो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव। समझ गए? तो मंत्री परिषद एग्जीक्यूटिव में होगा, प्लस एग्जीक्यूट करना होता है, नियम ये बनाती है, कानून ये बनाती है, और इसको एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूटिव। तो इसमें सरकार और सरकार के अधिकारी, सरकार मतलब मंत्री परिषद हुआ, अधिकारी, कर्मचारी, ऑफिसर किसमें हो गए? एग्जीक्यूटिव। अब आइए न्यायपालिका। आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आपने लिखा भी है, उच्च न्यायालय और कौन से? हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट आपने लिखा, ठीक है। अब यहां पर एक बेसिक सवाल, 2-3 बेसिक सवाल। संविधान की रक्षा का दायित्व किस पर है? संसद पर कि सर्वोच्च न्यायालय पर? किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय पर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम किसकी रक्षा करना है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? अब आइए लेकिन दूसरी चीज, लेजिस्लेटिव का हेड कौन होता है? विधायिका का प्रधान कौन होता है? विधायिका का प्रधान कौन होता है? अब जब बेसिक सवाल में पूछा, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? अब देख रहे, यही सब बेसिक है। जुडिशियरी का तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। पहले विधायिका पर आइए, देखिए विधायिका का हेड होता है प्रेसिडेंट, वही संसद की बैठक को क्या बुलाता है और स्थगित करता है। कार्यपालिका का जो हेड होता है उसमें 3 तरह का क्वेश्चन होगा। अगर सीधे पूछे कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है तो वो भी राष्ट्रपति। लेकिन अगर ये पूछे
कि रियल हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर। अगर यह पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, संवैधानिक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और हेड दोनों होगा प्रेसिडेंट, और रियल हेड कौन होगा, समझ गए। अब एक दूसरी बात आइए, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद, किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कि प्रधानमंत्री को। ये देख रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। मंत्री परिषद का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, वो खुद अपने को कैसे सलाह देगा। मंत्री परिषद सलाह देने के लिए किसको होती है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, और राष्ट्रपति उसी सलाह करे। प्राइम मिनिस्टर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या है, हेड है। समझ गए। तो यहां पर ये गलती होती है, ये बेसिक सवाल में। और देखिए, एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा, ये सब आपको किसी टॉपिक में नहीं मिलेगा, इसलिए अभी चर्चा कर रहे हैं, फिर टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद आइए, एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा, कितना खूबसूरती से वो कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा था। ध्यान रखिए, यहां पर ऑप्शन था प्रेसिडेंट। पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूं, फिर देखूंगा क्वेश्चन क्या था। दूसरा था संसद, तीसरा था जनता, पब्लिक, और डी था प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन ये था, भारतीय संविधान के अनुसार सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण शक्ति किसके पास है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर रेस्ट विथ हुम अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में है शक्ति, संसद में है, जनता में है, कि प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार अंतिम शक्ति जनता में है। जनता ही तो संसद के प्रतिनिधि को क्या करती है, और वही तो प्रतिनिधि क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। आज जिसका प्रतिनिधि ही गड़बड़ निकल जाए तो आप समझ रहे हैं ना। कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ क्षेत्र जहां पर सेकेंड नंबर पर नोटा रहा, सेकेंड नंबर पर नोटा रहा इंदौर में। सब जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपके भाई साहब यहां से पढ़ के डीएसपी बने, मिस्टर प्रभात कुमार। अब बारी आपकी है, आप भी पढ़िए, समझ गए तो बेहतर होगा। समझ गए। अब आइए कि बात करें कि अंतिम शक्ति जनता के पास है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब देखिए कुछ और बेसिक बातें जो आपको किसी टॉपिक में मिलेगा, जो आपको जानना चाहिए। अब एक बेसिक बात यह है कि जैसे हमारा मंत्री परिषद है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में आप जानते हैं 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, हम लोग पढ़ेंगे भी। अब ये मंत्री परिषद जो है, आपने लिखा कि ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है। ये मंत्री परिषद रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज है। जैसे ये संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, कि लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ओनली लोकसभा, कि ये राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि जैसे लोकसभा में अगर सरकार हार जाती है, मंत्री परिषद, उसको इस्तीफा देना होता है। राज्यसभा में भी हार जाएगी तो क्या इस्तीफा देना होगा, नहीं। केवल लोकसभा के प्रति यह जिम्मेवार है। हालांकि मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। मिनिस्टर क्या होते हैं,
लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के होते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टुवर्ड्स लोकसभा। राज्यसभा में सरकार की कितनी भी फजीहत हो, बेइज्जती हो, तब भी वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है, इज नॉट फोर्स्ड टू डू दैट। तो ये कुछ बेसिक ध्यान रखिए। अब यहां पर दो शब्द पर आइए। दो शब्द और भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जरा गौर कीजिए। हमारे यहां दो शब्द हैं, देखिएगा दोनों में कौन सा चीज है। हमारे यहां है संसदीय संप्रभुता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। और दूसरा है न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल सुप्रीमेसी। भारत में क्या है? ए संसदीय संप्रभुता, बी न्यायिक सर्वोच्चता, सी दोनों। संसद सर्वोच्च है कि सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देगा तो पार्लियामेंट उसको बदल सकती है कि नहीं? अभी दिया था ना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बारे में, संसद में नया कानून बन गया कि नहीं? तो संसद सर्वोच्च हो गया कि सुप्रीम कोर्ट? अब देखिए यहां पर सी ऑप्शन होगा, दोनों अपने जगह सर्वोच्च है। जवाब दीजिए, डॉक्टर बड़ा कि इंजीनियर? डॉक्टर बड़ा कि इंजीनियर? तब तो सबसे बड़ा थानेदार, क्योंकि डर तो उससे है, डॉक्टर से भी डर नहीं है, इंजीनियर से भी नहीं डर है। तो हमारे यहां संसदीय संप्रभुता भी है, यही तो यहां का यूनिक है। और यहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों है। दोनों कैसे है, जरा गौर कीजिए। समझ गए? दोनों है, ध्यान रखिए। अब कैसे है दोनों, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को खारिज कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, खारिज कर देती है। और फिर पार्लियामेंट को क्या पावर है कि पार्लियामेंट अगर सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दी, फिर से नया कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। नया कानून बनाने की शक्ति कौन है? अब वो खारिज करेगी, फिर बनाते रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केरल स्टेट में निर्णय दिया कि हमारे संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत, उसको चेंज नहीं कर सकते। और यह बताया ही नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे में तो दिखता है सुप्रीम कोर्ट को पावर ज्यादा है, लेकिन फिर अगर देखिए कोई भी चीज को अगर वो खारिज करेगा तो फिर पार्लियामेंट नया बना देगी। तो भारत में दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब आइए टॉपिक पर चलते। पहला टॉपिक हमारा है संविधान का निर्माण, ठीक है। हेडिंग डालिए संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तथ्यात्मक सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, भारत का संविधान किसने बनाया? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो संविधान सभा। संविधान सभा से रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं। संविधान सभा कैसे बनी, उसमें कितने मेंबर थे, इलेक्शन कैसे हुआ, ये इंटरिम गवर्नमेंट कौन थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, ये सारे चीज हमको फैक्चुअल पूछा जाता है। कितना टाइम लगा बनाने में, कितना खर्च लगा, उसके बाद उससे रिलेटेड और चीजें भी पूछी जाती, जैसे कि अलग अलग कमिटी बनी थी तो इस कमिटी के किस कमिटी के कौन चेयरमैन थे, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें से एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे सवाल हमको पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा टॉपिक हमको क्या दिखता है, फैक्चुअल। तो फैक्चुअल दिखता है तो वो थोड़ा सा आसान दिखता है, लेकिन फैक्चुअल के साथ क्या होता है कि आपको याद भी रखना होता है। कॉन्सेप्चुअल में है कि एक बार कॉन्सेप्ट, जैसे अभी कॉन्सेप्चुअल सवाल बताया, किसी भी स्थिति में आप जवाब दे दीजिएगा, भले कुछ याद रहे या ना रहे। तो भाई जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो संविधान का निर्माण आपने किया, तो मैंने कहा कि जीरो से मैं चलूंगा, तो संविधान का निर्माण आपने हेडिंग दिया, जैसे मैं लाइन बना रहा हूं वैसे लाइन बनाइएगा, एक लाइन को नीचे गिराइए, लिखिए इसका निर्माण संविधान सभा ने किया। इट वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब अगले सवाल पर आइए आप, चूंकि फैक्चुअल है इसलिए वन लाइनर का यूज कर रहे हैं। इस संविधान सभा को किसने बनाया था? आखिर संविधान सभा को भी तो किसने बनाया? आपने कहा कि संविधान बनाया, संविधान सभा ने, तो संविधान सभा को किसने बनाया? जहां पर आपने लिखा कि संविधान सभा ने बनाया था, डैश दीजिए। इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। दिस constituent assembly was formed by cabinet mission on the recommendation of cabinet mission। कैबिनेट मिशन, तो अब क्वेश्चन मिल रहा है संविधान सभा किसके सिफारिश पर बनी? कौन कमीशन है? कैबिनेट मिशन। इसको हिंदी में मंत्रिमंडलीय बोलते हैं, हिंदी में कैबिनेट भी चलता है। अब देखिए, तीन बातें आपको एकदम याद रखना होगा इस संविधान सभा का। तो यहां पर लिखिए, अब थोड़ा सा अगले लाइन में लिखिएगा, बीच लाइन में लिखिएगा, संविधान सभा के मूल तत्व, बेसिक फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के मूल तत्व, द बेसिक फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के मूल तत्व, तीन मूल बात को ऐसे लिखिएगा। देखिए, किताबी तरह से नहीं लिखना, जैसे मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। किताबी बोरिंग तरह से नहीं लिखना है। किताब में तो सारा चीज है, कौन सा चीज है जो नहीं है, लेकिन मेन है कि दिमाग में है कि नहीं। इसको रखने का एक तरीका होता है। पहला फैक्ट लिखिए, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। द मेंबर्स बीइंग इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। द मेंबर्स बीइंग इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। अभी बता रहे हैं अप्रत्यक्ष क्या होता है। संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। एवरी 10 लाख पॉपुलेशन देयर वुड बी वन मेंबर। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। एवरी 10 लाख देयर वुड बी वन मेंबर। ठीक है। और तीसरा फैक्ट, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। देयर वुड बी 389 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389। समझ गए? अब देखिए, पहला इसमें आया अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब यह हो गया, जैसे हम लोग एमपी को चुनते हैं डायरेक्ट, आम जनता चुनाव में भाग लेती है, लेकिन संविधान सभा के सदस्य पब्लिक ने नहीं चुना। इनडायरेक्ट क्या हुआ?
जो एमएलए थे राज्य के, वो एमएलए लोग मेंबर चुने हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। ये हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन। एक एग्जाम में पूछा इनडायरेक्ट क्यों चुना गया, आम जनता द्वारा क्यों नहीं चुना गया? बहुत सिंपल जवाब है। ऐसा सोचा गया कि इसको चुनने में बहुत समय लगेगा, इसलिए जल्दी करने के लिए क्या चुन लिया गया, इनडायरेक्ट। समझ गए? अब जैसे देखिए, हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। एवरी 10 लाख मेंबर देयर वुड बी 1 मेंबर। तो मान लीजिए किसी राज्य की आबादी 1 करोड़ है, तो कितने सदस्य होंगे उसके? जिस तरह से आज एमपी एमएलए का चयन होता है जनसंख्या पर, उसी तरह से संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर चुने गए, जनसंख्या। तो आपसे पूछता है कितने लाख की जनसंख्या पर एक था, कितना था? 10 लाख। ये जो थर्ड लिखे हैं ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। थर्ड क्यों कंफ्यूज करेगा? अभी आप लिखे कि 389 मेंबर होंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम का क्वेश्चन, अंतिम रूप से संविधान पर कितने लोगों ने साइन किया? पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बने थे? ड्राफ्ट पर कितने लोगों ने साइन किया? अलग अलग फिगर आएगा ना। दुर्भाग्य से कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ भारत छोड़ के चले गए पाकिस्तान, वो लोग नहीं है मेरे फिगर। तो मूल रूप से संविधान सभा के कितने सदस्य थे? कितने थे? 380। और ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? अब इसमें यह देखना है कि आपसे यह पूछता है 389 में कितने का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ? डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ही, कुछ नॉमिनेट हुए। कितने चीफ कमिश्नर से थे? सबको। कितने देशी रियासत के प्रतिनिधि थे? यह सब पूछता है। अब आज का समय समाप्त हो गया, मैंने इंट्रोडक्शन पर समय दिया ज्यादा। रेगुलर क्लास होगी, रूटीन आपकी जा चुकी है। पूरे वीक में हमारी पहली क्लास पॉलिटी होगी और अभी 10 मिनट के बाद दूसरी क्लास हिस्ट्री की होगी। तो अभी 2-2 घंटे की, 2 ही घंटे की क्लासेस है। कुछ दिनों के बाद ड्यूरेशन बढ़ेगी। फर्स्ट वीक में मेंस की क्लास भी शुरू होगी। मेंस की क्लास शुरू होगी तो आप सब अब रेगुलर क्लास को करें। मैंने कल ही आपको बता दिया कि अगस्त तक आपके वैकेंसी आने के चांसेस हैं। हो सकता है राजनीतिक निर्णय हो तो पहले भी आ जाए, लेकिन जहां तक एग्जाम का प्रश्न है वो मुझे लगता है कि जनवरी में ही हो पाएगा। अगर अभी की स्थिति यही है, यहां तो परिस्थितियां बदलते भी रहती हैं। तो अगर हम जनवरी में मान के चले तो उसके लिए अब समय नहीं है। और मेंस वैसा ही होगा, 3 महीना के भीतर पर मेंस होगा, आप ध्यान रखें। इसलिए आपको एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी होगी, पीटी मेंस दोनों का, और एक गंभीर तैयारी करनी। नहीं तो फिर वही की वही कहानी रह जाएगी और फिर उसी में पता चला कि 3 बार में पीटी ही क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए रेगुलर क्लासेस करें और रेगुलर क्लास करने के साथ साथ अब पढ़ाई भी आप रेगुलर करें। पिछली बातों को भूलना होगा और आगे आपको बढ़ना होगा। तो अभी थोड़ी देर में मैं आता हूं हिस्ट्री के लिए। वो पब्लिक क्लास नहीं होगी, हिस्ट्री की क्लास जो है वो लिमिटेड हमारे ऐप पर चलेगी। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।